नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के अंतर्गत होने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए। उसमें भी जो जनरल नॉलेज के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं उनके संदर्भ में। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, साथ में प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में हमने जो पेपर सॉल्व किए थे वो 2019 में जो परीक्षा हुई थी उसका जो प्रथम चरण का पेपर था उसको सॉल्व किया था। उसके साथ साथ 2014 की जो परीक्षा हुई थी वो प्रश्न पत्र सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विज्ञापन संख्या 46 के अंतर्गत यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के अंतर्गत 11 जनवरी 2015 को द्वितीय चरण के अंतर्गत होने वाली परीक्षा से संबंधित 30 प्रश्नों के बारे में। उनकी व्याख्या सहित हम लोग जो है उस पर चर्चा करेंगे प्रश्नों पे। तो उम्मीद है कि इसके पहले के जितने वीडियोज हैं उनको आपने देखा होगा, वो आपके लिए लाभदायी रहे होंगे। हाँ, अगर कोई आपका कोई जिज्ञासा है, कोई भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, जिसका हम प्रयास करेंगे कि समाधान हो। और अब हम लोग देख लेते हैं पेपर। तो पहला जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी इज। ऑप्शन दिए हुए कर्क रेखा के उत्तर में, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा है भूमध्य रेखा के दक्षिण में, साउथ ऑफ इक्वेटर, तीसरा है मकर रेखा के दक्षिण में, साउथ ऑफ कैप्रिकॉर्न, और चौथा है भूमध्य रेखा के उत्तर में, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। तो आपका जो सही उत्तर है आप बताइए कौन सा है। तो आपका जो कन्याकुमारी है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ये आपका क्या है। और इसका जो अक्षांशीय स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। जबकि भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, ये प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पॉइंट है और मुख्य भारत का दक्षिणतम पॉइंट है। लेकिन दक्षिणी भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है वो 6 डिग्री 445 मिनट दक्षिणी उत्तरी अक्षांश पे है, जो जो कहा जाता है क्या, इंदिरा पॉइंट के नाम से, या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से, या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है जिसमें लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 दिया है, उसमें मैं आपको मैच करना है। एक तरफ ग्रहों के नाम दिए हैं लिस्ट 1 में, तथा दूसरे में सूर्य से दूरी दी हुई है। अगर आपको मालूम है कि सूर्य से ग्रहों की दूरी का जो क्रम है क्या है, तो सूर्य से आप चलेंगे तो कौन सा पहले आएगा, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये आता है सीक्वेंस। तो आप यहाँ पे दूरी जो दी हुई है वो खगोलीय इकाई में दी हुई है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में दी हुई है। तो सबसे पास में जो है कौन है, बुध है। तो बुध सबसे कम कौन सा होगा, 0.4। शुक्र जो कितना होगा, 0.4, 0.7। उसके बाद आपका पृथ्वी जो है कितनी होगी, वो आपकी 1.0। और जो आपका मंगल है वो क्या है, वो 1.5 है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है उसे एक खगोलीय इकाई कहा जाता है, ये भी आपको मालूम है। तो आप इनको सीक्वेंस से लगा देंगे तो आपका पहला हो जाएगा 1 2 3 4। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया। ऑप्शन दिए हैं 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947। तो आपका सही उत्तर क्या है, 24 जनवरी 1950। अब सबसे पहले, ये तो संविधान सभा ने अपनाया है, सबसे पहले ये गाया गया था जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1896 में, उसमें गाया गया था, कलकत्ता का अधिवेशन था। अगला प्रश्न है आपका कि बताइए कि कौन सा कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों को विशेष पहुंच से न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के कारण सरकार के मंत्रियों पर एक शुल्क लगाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं समझौता अधिनियम 1700, संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005, उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1981, न्यायाधिकरण तथा पूछताछ अधिनियम 1992। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, न्यायाधिकरण एवं पूछताछ अधिनियम क्या है, 1992। तो न्यायाधिकरण एवं पूछताछ अधिनियम जो 1992 में आया था, उसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए और न्यायाधीशों को विशेष पहुंच से न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के कारण सरकार के मंत्रियों पर एक शुल्क लगाता है। और यह जो कानून जो लिया गया है वो यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है आपका
कि जब सरकार की वर्तमान आय मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे कहा कहते हैं या कहा जाता है। ऑप्शन दिए हैं बजट घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा या प्राथमिक घाटा। तो उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं राजस्व घाटा। अगला प्रश्न है आपका जो पूछा गया था कि भारत की संवैधानिक सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? Who among the following was the first president of Constituent Assembly of India? ऑप्शन दिए हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एच सी मुखर्जी और बी आर अम्बेडकर। तो आपका सही उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो संविधान सभा थी उसका अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था। लेकिन उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो राजेंद्र सिंह थे, राजेंद्र प्रसाद थे, उनको संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। साथ ही जो संवैधानिक सभा थी उसका जो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था वो वी एन राव महोदय का किया गया था। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है कि भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? ऑप्शन दिए हैं अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 335। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है अनुच्छेद 325 315। ध्यान रखना 315 है। तो जो अनुच्छेद 315 है उसके अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 316 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति, पदावधि। अनुच्छेद 317 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना और अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्यों का उल्लेख है, मतलब उनके कार्यों का उल्लेख है। तो यूपीएससी का जो गठन किया जाता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? वो किया गया था अनुच्छेद 315 के अंतर्गत, आर्टिकल 315। इसको याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका कि संसद में सरकारी विधेयक का क्या अर्थ है? इन द पार्लियामेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बिल? ऑप्शन दिए हुए सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य द्वारा विधेयक प्रस्तुत, बिल प्रेजेंटेड बाय रूलिंग पार्टी मेंबर। दूसरा है सरकार द्वारा अनुमोदित विधेयक, बिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। तीसरा है प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक, बिल प्रेजेंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और चौथा है संसद के दोनों सदनों में से किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक, बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मिनिस्टर इन आइदर ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक जो है बिल है वो क्या है? वो सरकारी बिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष जो है समाविष्ट किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं 1970, 1976, 1978, 1980। इन विच ईयर वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आप बताइए सही उत्तर आपका क्या है? तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 1976 में। अब आपको बताते चले कि जो हाँ ये जो प्रश्न है सरकारी विधेयक वाला और गैर सरकारी विधेयक वाला, तो आपको मालूम है कि संसद में दो तरह के बिल पेश होते हैं। एक सरकारी विधेयक होता है, गैर सरकारी विधेयक होता है। जब सरकार के मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं और जो कोई अन्य सदस्य अगर करता है मंत्री के अलावा तो वो गैर सरकारी विधेयक होता है। अब मूलभूत कर्तव्यों के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान के मूलभूत कर्तव्य जो लिए गए हैं वो पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया और वर्तमान में अनुच्छेद 51 के आ या का के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या जो है 11 है। पहले मूल रूप से इसमें 10 थे मौलिक कर्तव्य, लेकिन 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। अगला जो प्रश्न है कि आप बताइए कि तेलंगाना का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है या कौन था, क्योंकि उसमें पूछा गया इसलिए है दिया हुआ है। ऑप्शन दिए हैं चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी, के चंद्रशेखर राव या वाईसी विजयमाला। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है के चंद्रशेखर राव। तो आपको मालूम है कि तेलंगाना का जो गठन हुआ था वो 2 जून 2014 को हुआ था। अगला जो प्रश्न है आपका कि बताइए सूची एक में जो है कैबिनेट मंत्री दिए हुए तथा दूसरी सूची में पोर्टफोलियो दिए हुए हैं। तो आप बताइए कि अरुण जेटली क्या थे जब प्रश्न पूछा गया था उस समय? तो अरुण जेटली उस समय क्या थे बताइए? ऑप्शन दिए हुए हैं वित्त मंत्री या रक्षा मंत्री, ये क्या थे?
तो आप वर्तमान में जो हैं उनको आप गिन डालिए, इसको प्रश्न सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। मानव संसाधन विकास मंत्री, जो कि अब वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कहा जा रहा है, वो है धर्मेंद्र प्रधान जी। वित्त मंत्री किसके हाथ में है? वित्त मंत्रालय किसके हाथ में है? वो है निर्मला सीतारमण जी के हाथ में है। और रक्षा मंत्रालय किसके हाथ में है? रक्षा मंत्रालय इसमें है आपका किसके हाथ में? वो है आपका राजनाथ जी के हाथ में। और उसके बाद विदेश मंत्रालय जो है वो है आपका एस जयशंकर के हाथ में। तो ये आपका आराम से इसको मिला सकते हैं। ये पुराना है तो इसलिए इसको सॉल्व करने में कोई फायदा नहीं। अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में फेडरेशन कप किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या वॉलीबॉल से। तो आपका सही उत्तर है फुटबॉल से। तो आपको मालूम है कि जो फेडरेशन का कप है, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1977 में की गई थी। और 1997 तक जो है जब तक आई लीग शुरू नहीं हुआ था, तब तक यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्तर के फुटबॉल क्लब का टूर्नामेंट हुआ करता था। अगला प्रश्न है 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? ऑप्शन दिए हैं एमएल वालसम्मा, पीटी उषा, कमलजीत सिंधु या कि कर्णम मल्लेश्वरी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कमलजीत संधू। अगला प्रश्न है जिसमें आपको उस समय जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उससे संबंधित प्रश्न है कि सूची 1 में देश दिए हुए तथा ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम से कुल पदकों की संख्या कौन कौन जीता था वो पूछा गया। तो ये 2014-15 में पेपर हुआ है जनवरी में, तो 14 में हुआ था तो ये पूछा गया था। अब इसकी जगह पे प्रश्न मैं चेंज कर रहा हूँ। आप बताइएगा कि जो भी हाल ही में टोक्यो का जो अभी हुआ है ओलंपिक हुआ है, 32वां ओलंपिक हुआ है, उसमें जो देश रहे हैं वो श्रेणीवार कुल कितने कितने पदक पाए हैं उनको आपको सीक्वेंस से लगाना है। तो उदाहरण के लिए मैं आपको पहले नंबर पे कौन रहा आप कमेंट बॉक्स में तुरंत पोस्ट करिए। तो पहले नंबर पे कौन रहा है? वो रहा है आपका अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरे नंबर पे कौन रहा है तुरंत बताइए। तो दूसरे नंबर पे रहा है आपका चीन। तीसरे नंबर पे कौन रहा है? तीसरे नंबर पे आपका रहा कौन? जापान। चौथे नंबर पे कौन रहा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। और उनके द्वारा जो पदक रहे हैं उनको भी आप बताइएगा, जिससे कि ये और भी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन दिया है कि कि पहला कथन दिया हुआ है कि शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय के समझाने पर निर्भर करती है। दूसरा है कि शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। तीसरा है शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक की लिखावट पर निर्भर करती है। चौथा है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सोच की शक्ति का विकास करना है। अब आपसे पूछा गया कि बताइए कि कौन सा सही है? ए बी सही है, ए सी सही है, ए डी सही है या बी डी सही है? तो आप बताइए। तो मेरे हिसाब से शिक्षक की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय समझाने पर निर्भर करती है तथा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सोचने की शक्ति का विकास करना है। तो आपका ए और डी सही है। अगला जो प्रश्न है आपका कि बताइए एक अच्छा अनुसंधान निम्नलिखित 4 चरणों में होता है। ए दिया है उद्देश्यों की स्थापना, बी है आंकड़ों का विश्लेषण, सी है आंकड़ों को एकत्र करना, डी है निष्कर्षों की व्याख्या। आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम इन चरणों के लिए सही है। तो सबसे पहले आपका क्या होता है? सबसे पहले आप बताइए इनमें से क्या होता है? तो सबसे पहले क्या होता है? उद्देश्यों की स्थापना करना होता है, मतलब ए आपका सही हो जाएगा। फिर आंकड़ों को एकत्रित करना होता है, सी हो जाएगा। फिर आंकड़ों का विश्लेषण हो जाएगा, बी हो जाएगा। और फिर निष्कर्षों की व्याख्या हो जाएगी, आपका डी हो जाएगा। तो आपका ए सी बी डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फलांकों की त्रुटि कौन सी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एरर ऑफ स्कोरिंग? ऑप्शन दिए हुए हैं स्थान त्रुटि, स्पेस एरर, स्थिर त्रुटि, कांस्टेंट एरर या प्रत्युत्तर त्रुटि, रिस्पॉन्स एरर या एरर ऑफ एक्सपेक्टेशन, प्रत्याशा त्रुटि। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है क्या है? प्रत्युत्तर त्रुटि। अगला प्रश्न है वह चर जिसका हम औसतांक या माध्य तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मापनी द्वारा मापे जाते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं नामित मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपातिक मापनी। तो आप सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है अंतराल मापनी या इंटरवल स्केल। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों का अनुदान का आवंटन, दूसरा है विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, तीसरा है बौद्धिक संपदा अधिकार का संरक्षण और चौथा है विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण।
इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन? नंबर 1, to allocate grants to universities and colleges. B, promotion of Indian higher education abroad. C, protection of intellectual property rights. D, supervision of annual examination of the universities. तो जो डी नंबर ऑप्शन है ये यूजीसी के अंतर्गत नहीं आता है। अगला जो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संक्षेप गलत दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है। तो एल्गोल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन और 5GPL फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये 5GPL ना होकर के 5GL होता है, इसलिए ये आपका जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि आपको 4 ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं, आपसे पूछा गया कि आप सही का चयन कीजिए। आपके सामने ये पड़े हुए हैं, आप देख लीजिए। आपके सामने है ये चारों, तो आप सही उत्तर का चयन कीजिए, इसको मुझे बताना नहीं। तो ईमेल एड्रेस कैसे लिखे जाते हैं उनको आप प्रॉपर्ली लिखना सीख लीजिए, जान जाइए कि कैसे क्या क्या होता है, कौन सा याहू में यूज होता है, कौन सा हॉटमेल में यूज होता है, कौन सा रेडिफ मेल में यूज होता है, कौन सा जीमेल में यूज होता है। इन सबको आपको पूरा देख लेना है, उसके बाद आप जो है सही उत्तर का चयन करके मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। उत्तर तो आपके सामने है, आप चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं कि ई मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, ई मेल रिफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक मेल। दूसरा है www वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, www रिफर्स टू वर्ल्ड वाइड वेब। तीसरा है CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, CPU रिफर्स टू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। और चौथा है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है, ALU रिफर्स टू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो आपका है CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। यहाँ कंट्रोल की जगह पे सेंट्रल हो जाएगा, बस यही आपका यहाँ पे गलत है। ओके, अगला प्रश्न है कि यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दें तो निम्न में से कौन सी बीमारी फैलेगी? इफ वेस्ट मटेरियल कंटामिनेट द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विल स्प्रेड? ऑप्शन दिए हुए हैं स्कर्वी, टाइफाइड, मलेरिया या एनीमिया। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है टाइफाइड। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है? Which one of the following gases is not included in the category of greenhouse gases? ऑप्शन दिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाउस गैसेस में और कौन कौन से हैं आपको मालूम होगा, जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, नाइट्रस हेक्सा टेट्राफ्लोराइड है, ये सब है। अगला जो प्रश्न है आपका कि 2014 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? ऑप्शन दिए हुए हैं छोटे द्वीप एवं जलवायु परिवर्तन, सोचो खाओ बचत करो, हरित अर्थव्यवस्था क्या आप शामिल हैं, नई प्रजातियां, ग्रह एक भविष्य। तो आपका पहले था छोटे द्वीप एवं जलवायु परिवर्तन। 2020 का जो आपका टॉपिक था वो था आपका टाइम फॉर नेचर, और 2021 का जो था वो था इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, रीइमेजिंग, रिक्रिएट एंड रिसाइज। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि 2020 और 21 का क्या था पर्यावरण दिवस का थीम, वो आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह एक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। दूसरा है या अम्ल वर्षा को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है, या यह प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु पौधे लगाने के लिए प्रयत्न करने के लिए संदेशों के बीच एक समझौता है। चौथा, यह परमाणु ऊर्जा का उपयोग शुरू करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? आपका पहला है कि यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1997 में। अगला प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता कौन है? द फेमस बुक गीत गोविंद इज रिटन बाय, ऑप्शन दिए जयदेव, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या कालिदास। तो आपका सही उत्तर है जयदेव। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित जोड़ों में पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक। दूसरा है आपका महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन। तीसरा है मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी संस्थापक।
चौथा है केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के स्थापना। उसमें पूछा गया ऊपर जो दिए गए बयान हैं उनमें से कौन सही नहीं है, आपसे पूछा गया। तो आपका महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित है, सही है। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे, ये भी सही है। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के नेता थे, ये भी सही है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्णा सार्वजनिक सभा के संस्थापक नहीं थे, समझ गए। तो आपका जो सही नहीं थे वो कौन थे फिर? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है 2 अप्रैल 1870 को महादेव गोविंद रानडे ने की थी। और पूना सार्वजनिक सभा सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए बनाई गई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो भवन राव श्रीनिवास राव थे। तो उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल के 2 सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें कौन-कौन सी? तो सबको मालूम है, ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लीजिए पहले। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, भाप या आर्गन। तो आपका पहला ही उत्तर सही हो जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि 78% और 21% पाए जाते हैं। तो आप उनको लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देखिए। और आपसे पूछा गया कि जो राज्य दिए हुए हैं गुजरात, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार एवं उड़ीसा, उपरोक्त राज्यों में से कच्छ वनस्पति का प्रतिशत गिरते हुए क्रम में बताना है, मतलब अवरोही क्रम में आपको बताना है। तो अवरोही क्रम में मतलब कि घटते हुए क्रम में। तो सबसे ज्यादा जो कच्छ वनस्पति 42% लगभग में पाई जाती है आपकी कौन? पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे कौन है? गुजरात है। तीसरे नंबर पे आपका अंडमान निकोबार है। चौथे नंबर पे आपका उड़ीसा है। ठीक है। तो अभी जो दो हाल ही में 2019 की जो रिपोर्ट आई है, 19 की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार कच्छ वनस्पति का जो गिरता हुआ, उसमें हमने बताया कि पश्चिम बंगाल 42%, गुजरात जो है लगभग 23-24%, अंडमान निकोबार है उसके बाद आंध्र प्रदेश है। ठीक है। तो आप इनको सेकंड से लगा देंगे। तो उम्मीद है कि जो आपको ये 30 प्रश्न बताए गए हैं ये आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि जो वीडियो बनाने का मकसद है वो पूरा हो सके और उन लोगों को भी इन वीडियोस का लाभ मिल सके। तो इस पे आपको जीके की श्रृंखला लगातार चलती रहेगी, साथ साथ में आपको जो ज्योग्राफी के प्रश्न पत्र हैं वो भी आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो आपको करना क्या है कि आप इनका लगातार रिवीजन करते रहिए, जल्द ही आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।